Welcome to EduM Sphere. This is the last part of Unit 1 of Control Systems, in which we will be studying about modeling of physical systems, which is mentioned as mathematical modeling of real life systems in our syllabus. So before that, we need to understand about mechanical systems. तो मैकेनिकल सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं या दो टाइप ऑफ मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं. फर्स्ट इज ट्रांसलेशनल सिस्टम एंड सेकंड इज रोटेशनल सिस्टम. 11th-12th में हमने ये दोनों चीज़ें ही बहुत अच्छे से पढ़ी हैं. द सिस्टम्स विच वी विल बी स्टडिंग अबाउट इन दिस वीडियो आर ट्रांसलेशनल सिस्टम्स. सो ट्रांसलेशनल सिस्टम्स बोलते ही आपने दिमाग में क्या कौन सा सिस्टम आता है, तो वो मैंने यहाँ पर बना रखा है कि हमारे पास एक स्प्रिंग लगी हुई है, एक मास बॉडी है, एक डैम्पर है. डैम्पर तो आप पहली बार पढ़ रहे होगे, लेकिन स्प्रिंग वगैरह के क्वेश्चंस आपने 11th-12th में या फिर आप जेईई की जब प्रिपरेशन कर रहे होगे तब आपने बहुत करे होंगे. तो दिस थिंग हेयर इज कॉल्ड डैम्पर, राइट. तो फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने भी हमने सीखे हैं. तो बेसिकली हमें मॉडलिंग में सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि जब भी हम एक रियल लाइफ सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, मतलब उसकी एक इक्वेशन लिख रहे हैं, तो सबसे पहला काम है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना. किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम? मास बॉडी का. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर मेरे पास m मास की एक मास बॉडी है. यहाँ पर नीचे एक Ft फोर्स लग रहा है, एक स्प्रिंग लगी हुई है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, एक डैम्पर है जिसका कांस्टेंट b है, और ये इक्विलिब्रियम पर है. अब जब हम m का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो सबसे पहले तो हम Ft को डिनोट करेंगे. दूसरा जो होगा हमारे पास, इसका जो है, अगर इस बॉडी को नीचे हम खींच रहे हैं तो इसको जो है कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो ओपोज कर रहा होगा, विच इज कॉल्ड ma, यानी कि मास इनटू में एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन क्या होता है? d²x/dt², डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन. अब इस Ft की वजह से इसमें स्मॉल x जो है इसमें डिफरेंस आ रहा है. ये बॉडी इक्विलिब्रियम पर थी, हमने ये Ft फोर्स लगाया जिसकी वजह से x डिस्प्लेसमेंट हुई. तो इस वजह से इस चेंज को रेजिस्ट करेगा ये, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा विच इज इक्वल्स टू ma. ma इज इक्वल्स टू m इंटू d²x/dt², क्योंकि एक्सेलरेशन को हम x का डबल डिफरेंशिएशन लिखते हैं. देन मेरे पास स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग जो है वो भी इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी. अगर इसको नीचे खींचा जा रहा है ब्लॉक को, Ft को, तो स्प्रिंग जो है उस पे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जिसका फोर्स क्या होगा? k इंटू एक्स. के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद ये डैम्पर कितना फोर्स लगाता है? तो डैम्पर एक्सर्ट्स अ फोर्स इक्वल्स टू b इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. ये चीज आपके लिए न्यू है और ये आपको याद रखना है. तो दीज आर द बेसिक्स फॉर द मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम्स. अब जब हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया था तो उसके रिस्पेक्ट में हमने मास बॉडी का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया. उसमें कुछ हमें तीन जो है फोर्सेस थे, उनको हम सेग्रीगेट करके लिखते हैं. सबसे पहला अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या लग रहा था? m इंटू a इज इक्वल्स टू d²x/dt². ये मैंने यहाँ पर लिख दिया. तो Fmt जो कि मास को जब हम खींच रहे हैं नीचे की तरफ, चेंजेस ला रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ला रहे हैं, तो उस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है. फिर मेरे पास एक बाय स्प्रिंग फोर्स लग रहा है जो कि इक्वल है k इंटू में x के. xt क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि xt यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी टाइम का फंक्शन होगा. फिर Fdt बाय डैम्पर, डैम्पर के थ्रू कैसा फोर्स आया? तो b इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x. अब डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि दैट फॉर एनी बॉडी द अलजेब्रिक सम ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस एंड द फोर्सेस रेजिस्टिंग मोशन इन एनी गिवन डायरेक्शन इज जीरो. कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पर थी, हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो उस एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए जो भी दूसरी डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, तो उन सब का सम यानी कि कितना होना चाहिए? जीरो. अब बेसिकली क्या करना है? ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं और जो एक्चुअल फोर्स लग रहा है, उन दोनों का सम जीरो होना चाहिए. तो अगर मैं कहूँ कि Ft प्लस ये सारे फोर्सेस हैं जो कि उस मोशन को रेजिस्ट कर रहे हैं इज इक्वल्स टू जीरो. अब ये फोर्सेस जो हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे. अगर मैंने Ft डाउनवर्ड्स लगाया तो ये सारे फोर्सेस जो रेजिस्ट कर रहे हैं मोशन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे. तो इनको मैं नेगेटिव साइन में लिखूंगी. अगर मैंने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो ऊपर वाली नेगेटिव होगी, या फिर उल्टा कर ले, अगर ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने, नीचे वाली को माइनस, तो जो Ft होगा वो नेगेटिव का होगा और ये वाले पॉजिटिव के होंगे. तो इन एनी केस वी विल बी डिराइविंग कि Ft इज इक्वल्स टू जो भी हमारे रेजिस्टिंग फोर्सेस थे उसके इक्वल. वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि Ft इज इक्वल्स टू m इंटू में d²xt/dt² प्लस d इंटू में xt/dt
प्लस के एक्स, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो सारे एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करने वाले फोर्सेस का सम होगा। तो यही है हमारा वन मास बॉडी सिस्टम, जिसकी ये सारी हमारी मैथमेटिकल मॉडलिंग है। नेक्स्ट हम आते हैं टू मास बॉडी सिस्टम पे। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हम क्या कर रहे होंगे, हम हमेशा मास बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर टू मास बॉडी सिस्टम है तो हमारे पास दो फ्री बॉडी डायग्राम्स बनेंगे, एक M1 का बनेगा, एक M2 का बनेगा। सबसे पहली चीज़ कि अगर Ft फोर्स जो है M1 पे लग रहा है तो सबसे पहले हम M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो अगर Ft फोर्स लग रहा है M1 पर और डेल x1 जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है और M2 पर M2 की x2 डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इसका जो ऑपोजिंग फोर्स होगा जो कि ये मास बॉडी की वजह से लगेगा वो कितना होगा, m इंटू में d²x1 बाय dt², यानी कि बाय मास इसका एक्सटर्नल फोर्स जो रेजिस्टिंग फोर्स है अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स, तो वो कितना होगा m1 इंटू d²x1 बाय dt²। नेक्स्ट यहाँ पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k1, तो बाय स्प्रिंग इस पे कितना फोर्स लगेगा k1 इंटू x1 माइनस x2। अब यहाँ पर मैंने x1 माइनस x2 क्यों करा, क्योंकि स्प्रिंग केस की बात करें तो x1 इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन इस x1 डिस्प्लेसमेंट में इस ब्लॉक का भी x2 डिस्प्लेसमेंट इंक्लूडेड है, इसीलिए हमें वो माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम डैम्पर की बात करें तो बाय डैम्पर फोर्स कितना आएगा, F ड्यू टू डैम्पर इज इक्वल्स टू सबसे पहले कांस्टेंट इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगेन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इफेक्टिवली इस मास बॉडी की कितनी है, x1 माइनस x2, तो ये हम लिखेंगे x1 माइनस x2। यही सारे फोर्सेस मैंने यहाँ डायग्राम में मेंशन करे हुए हैं। नेक्स्ट हम M2 पर चलते हैं। अब M2 पर सबसे पहले ये अगर स्प्रिंग जो है ये अगर इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो यहाँ से ये इसको नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, राइट। तो जितने भी फोर्सेस हमने M1 पे ऊपर डायरेक्शन में लगाए हैं, क्योंकि K1 से और B1 से ये दोनों ही ब्लॉक्स कनेक्टेड है, तो जितना ये यहाँ ऊपर खींच रहे होंगे उतना ही यहाँ पर ये नीचे खींच रहे होंगे, तभी इनका सम क्या होगा 0। तो यहाँ पर जो हमने K1 इंटू x1 माइनस x2 लगाया था और यहाँ पर जो हमने B1 इंटू d/dt x1 माइनस x2, तो ये हमारे नीचे की डायरेक्शन में M2 ब्लॉक पर आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर M2 कितना डिस्प्लेस हो रहा है, x2 डिस्प्लेस हो रहा है, तो ड्यू टू इट्स मास ये एक ऑपोजिंग फोर्स लगाएगा जो कि किसके इक्वल हो गया, m2 इंटू में d²x2 बाय dt²। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी ये मास के अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स ये मास बॉडी खुद के लिए रेजिस्टिंग फोर्स लगाती है, तो उसमें भी कभी भी आप ये डिस्प्लेसमेंट्स माइनस नहीं करोगे, क्योंकि इसकी खुद की इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट भले ही अलग हो, लेकिन उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है ओवरऑल वही हो रही है। लेकिन जब भी हम स्प्रिंग के लिए लिख रहे हैं या डैम्पर के लिए लिख रहे हैं तब हमें इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट को देखना होता है। अब K2 की बात करें या स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग के लिए क्या होगा, K2 इंटू में x2। अब यहाँ पे सिर्फ x2 क्यों लिखा, क्योंकि इसकी जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी x2 वो उतनी ही रहेगी। यहाँ पर क्या था, ये पूरा सिस्टम जितना नीचे जाएगा तो वो x1 डिनोट करेगा, लेकिन उसमें x2 की भी डिस्प्लेसमेंट इंक्लूडेड थी, इसीलिए हमने माइनस करा था। नेक्स्ट हम देखते हैं डैम्पर के थ्रू। तो डैम्पर के थ्रू क्या होगा, B2 इंटू में dx2 बाय dt। तो ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए दोनों M1 और M2 के। अब क्योंकि M1 पे कितना फोर्स लग रहा था, Ft, तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक Ft फोर्स है, तो Ft इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये तीनों फोर्स m1 d²x1 बाई dt² प्लस b1 dx1 माइनस x2 डिवाइड बाई dt प्लस k1 इंटू में x1 माइनस x2। अगर हम सेकंड वाले के लिए इक्वेशन लिखें तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ये दो फोर्सेस आएंगे जो कि इस मास 1 ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट की वजह से लगेंगे, विच आर k1 x1 माइनस x2 प्लस b1 d बाई dt x1 माइनस x2। ये दोनों किसके इक्वल होंगे, ओपोजिंग फोर्सेस के, जो कि है k2 x2 प्लस b2 dx2 बाई dt प्लस m2 d²x2 बाई dt²। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमारा सिस्टम वर्टिकल ना होकर हॉरिजॉन्टल है, एक मास ब्लॉक है m1 और दूसरा है m2। यहाँ पर हमने Ft फोर्स लगाया है, m1 की x1 डिस्प्लेसमेंट हो रही है एंड m2 ब्लॉक की x2 डिस्प्लेसमेंट हो रही है। m1 और m2 K1 कांस्टेंट वाले स्प्रिंग से कनेक्टेड है एंड देन m2 वॉल से कनेक्टेड है थ्रू अ स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट है K2। सबसे पहले m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो एक हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है Ft
अब इसको अपोज करने के लिए ये मास बॉडी खुद पर एक एक्सर्टिंग अगेंस्ट में फोर्स लगाएगी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, m1 इंटू में d²x1/dt²। और यहाँ पर एक स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग भी इस मोशन को रेजिस्ट करेगा, इस चेंज को, तो वो फोर्स लगाएगा k1 इंटू में x1 जो कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, माइनस x2 जो कि इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि अगर ये डिस्प्लेस कर रहा है तो ये स्प्रिंग जो है वो मूव नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं m2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये स्प्रिंग अगर यहाँ पर इसको लेफ्ट की तरफ जो फोर्स लगा रहा है, तो सेम फोर्स जो है हमारा m2 पर राइट की तरफ लगेगा। सो k1 इंटू x1 माइनस x2 अगर यहाँ पे लेफ्ट में लग रहा है तो यहाँ पर राइट में लगेगा। देन हम देखते हैं कि ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, जो कि इसको फिर इस मोशन को रेजिस्ट कर रही होगी कि इधर की तरफ मोशन करना चाह रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, तो k2 इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी लेफ्ट साइड पर, जो कि किसके इक्वल होगा, k2 इंटू x2। और एक m2 मास जो है वो अपने मास के अकॉर्डिंग एक इस एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करेगा, जो कि किसके इक्वल होगा, m2 इंटू d²x2/dt²। अब ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लिया, अब इक्वेशंस लिखते हैं। अब सबसे पहले इसके लिए लिखे तो Ft इज इक्वल्स टू k1 x1 माइनस x2 प्लस m1 d²x1/dt²। इस ब्लॉक के लिए लिखे तो k1 x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू k2 x2 प्लस m2 dx2/dt²। हमने इक्वेशंस बना ली। अब अभी तक हमने क्या सीखा है कि फिजिकल सिस्टम की मॉडलिंग कैसे करते हैं, मतलब उनकी इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे करते हैं। अब इसी को अगर हमें सिग्नल्स की फॉर्म में या हमारे कंट्रोल सिस्टम्स में जैसे हम ब्लॉक्स बनाते थे उसकी फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, अब मैकेनिकल सिस्टम्स को इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके बेसिकली हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है FV एनालॉगस और एक FI एनालॉगस। तो हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल सिस्टम को एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो दो तरह की रिप्रेजेंटेशन हमें मिलती है, एक FV और एक FI, जहाँ पे F स्टैंड्स फॉर फोर्स एंड V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज एंड I स्टैंड्स फॉर करंट। तो ट्रांसलेशनल सिस्टम में जो फोर्स होता है, मास होते हैं स्टिफनेस यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट K, डैम्पिंग कोफिशिएंट जो डैम्पर का कांस्टेंट होता है B, और डिस्प्लेसमेंट x। ये 4-5 चीज़ें अभी तक हमने देखी है। जब हम इसका FV एनालॉगस निकालेंगे तो फोर्स विल चेंज टू वोल्टेज, मास विल चेंज टू इंडक्टेंस, stiffness will change to 1 में capacitance, and damping coefficient will change to R resistance, and displacement will change to Q charge। अगर वहीं हम FI एनालॉगस बना रहे हैं तो फोर्स चेंज होगा I में, करंट में, मास चेंज होगा कैपेसिटेंस में, स्टिफनेस चेंज होगी 1 में इंडक्टेंस, डैम्पिंग कोफिशिएंट चेंज होगा 1 में L के, एंड डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी फ्लक्स के यानी कि फाई। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको FV एनालॉगस FI एनालॉगस अगर बनाना है तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। एक सिंपल तरीका मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पर आप एक याद कर लो और उसका जो ऑपोजिट है वो आप FI एनालॉगस में लिख दो। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें जल्दी से याद हो जाती हैं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में फीड होता जाएगा कि अगर हम FV एनालॉगस बना रहे हैं तो फोर्स को हमें इसमें चेंज करना है या मास को हमें इसमें चेंज करना है। सो दैट कम्स विद प्रैक्टिस। अब ये एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। यहाँ पर 3 मास बॉडी है, m1 m2 m3। m1 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है x1, m2 का x2, m3 का x3। इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स मैंने पहले से बनाए हुए हैं, मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर F फोर्स जो है हमारा राइट साइड में लग रहा है, तो लेफ्ट साइड में एक ओपोजिंग फोर्स लगेगा बाय दिस मास बॉडी विच विल बी इक्वल टू m1 इंटू d²x1/dt²। और एक जो है हमारा स्प्रिंग के द्वारा फोर्स लग रहा होगा लेफ्ट की तरफ ही, विच इज इक्वल्स टू k1 इंटू में x1 माइनस x2। m2 की बात करें तो यहाँ पर ये जो k1 x1 माइनस x2 यहाँ पे लेफ्ट में लग रहा था, यही हमारा फोर्स राइट में लग रहा होगा। यहाँ पर ओपोजिंग फोर्स में आएगा हमारा m2 का एक मास बॉडी का खुद का m2 इंटू d²x2/dt²। फिर हमारे पास एक ये स्प्रिंग से अटैच्ड है तो k2 इंटू x2 माइनस x3, और एक डैम्पर लगा हुआ है तो b1 इंटू dx2 माइनस x3/dt। थर्ड मास बॉडी की बात करें तो हमारे जो भी ये फोर्सेस इनके लेफ्ट साइड में थे वो सारे इसके राइट साइड में लगेंगे, एक्सेप्ट फॉर दी जो कि हमारे मास बॉडी के द्वारा फोर्स लगता है, यानी कि स्प्रिंग वाला और डैम्पर वाला, क्योंकि स्प्रिंग और डैम्पर से हमारा m3 भी कनेक्टेड है। तो यानी कि इसके राइट साइड में आ जाएगा k2 x2 माइनस x3 एंड b1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x2 माइनस x3।
अगर हम इसके बाकी के फोर्सेस की बात करें तो एक इस खुद की बॉडी की रेजिस्टेंस होगी विच विल बी इक्वल टू m3 इंटू डी स्क्वायर x3 बाई dt स्क्वायर, और एक स्प्रिंग लगा रहा होगा विच इज इक्वल टू k3 इंटू x3। अब यहाँ पर हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा ब्लॉक है उससे हमारी इक्वेशन आएगी f इज इक्वल टू k1 x1 माइनस x2 प्लस m1 डी स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर। नेक्स्ट ब्लॉक पर चलते हैं तो यहाँ पर हमारा है k1 x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू m2 डी स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर प्लस k2 x2 माइनस x3 प्लस b1 डी x2 माइनस x3 बाई dt। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू k3 x3 प्लस m3 डी स्क्वायर x3 बाई dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू k2 x2 माइनस x3 प्लस b1 डी x2 माइनस x3 बाई dt। अब ये हमने 3 इक्वेशंस बना लिए हैं। अब सबसे पहले हमें इसका एनालॉगस लिखना है, उसके बाद हम इनका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। अब एनालॉगस लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम इसका FV एनालॉगस लिख रहे हैं या FI एनालॉगस लिख रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ FV एनालॉगस करके दिखाया। तो फोर्स को हम चेंज करते हैं V से, K चेंज होता है 1/c, X चेंज होते हैं टू Q, मास चेंज टू L एंड डी स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर था तो x चेंज होता है किससे, Q से। बाकी सारी चीज़ें मैंने सेम रखी है, जहाँ पर भी k1 था तो मैंने यहाँ पे c1 कर दिया, x1 था तो q1 कर दिया, x2 था तो q2 कर दिया। मतलब कि ये जो 1 to वाली नोटेशंस हैं वो हम एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि हमारे ब्लॉक डायग्राम में उसी तरीके से, ब्लॉक डायग्राम ने जो हमारे सिस्टम दे रखा था उसमें इसी तरीके की डिनोशंस है। अब फर्स्ट इक्वेशन जब हमने FV एनालॉगस में चेंज करी तो क्या आई हमारे पास, V इज इक्वल्स टू 1/c1 q1 माइनस q2 प्लस L1 डी स्क्वायर q1 बाई dt स्क्वायर। अब कुछ चीज़ें आप समझो कि dq बाई dt यानी कि q का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, करंट के। अगर हम इसका डबल डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो वो करंट का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। और अगर हम इसका जो है सिर्फ q लिख रहे हैं तो अगर हम इसे i के टर्म्स में लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ i यानी कि करंट। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे चेंज करी है। v इज इक्वल्स टू यहाँ पे L1 था L1 डी स्क्वायर q1 बाई dt स्क्वायर, तो डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ करंट आ जाता है, तो di बाई i1 बाई dt प्लस 1/c1 एज इट इज q1 माइनस q2। तो q को हम किससे चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ i से। तो q1 और q2 है तो i1 माइनस i2 मैंने यहाँ पर लिखा है और इसका इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से मेरी पहली इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। अब ये सेम लॉजिक लगा के हमें आगे की इक्वेशंस को भी FV एनालॉगस में चेंज करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन किस में चेंज हुई थी, V इज इक्वल्स टू L1 डी आई बाई i1 बाई dt प्लस 1/c1 इंटीग्रेशन ऑफ i1 माइनस i2 dt। अब सेकेंड इक्वेशन पर चलते हैं, k1 चेंजेस टू 1/c1, x1 माइनस x2 है तो इंटीग्रेशन ऑफ i1 माइनस i2 डॉट dt इज इक्वल्स टू m2 है तो L2 डी स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर, तो डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ करंट के इक्वल होता है। तो x2 था तो i2, k2 चेंजेस टू 1/c2, अगेन x2 माइनस x3 है तो इंटीग्रेशन ऑफ i2 माइनस i3, b1 चेंजेस टू r, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x2 माइनस x3। तो डिफ्रेंशिएशन किस में चेंज हो जाता है, सिंगल डिफ्रेंशिएशन है तो x क्या होता है, q, तो सिंगल डिफ्रेंशिएशन ऑफ q चार्ज इज इक्वल्स टू करंट, सो यानी कि i2 माइनस i3। अब थर्ड इक्वेशन पर चलते हैं, k3 x3 था तो k3 चेंजेस टू 1/c3, x3 चेंजेस टू इंटीग्रेशन ऑफ i3 डॉट dt प्लस m3 चेंजेस टू L3 डी स्क्वायर x3 बाई dt स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिंगल डिफ्रेंशिएशन ऑफ i3 बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। k2 चेंजेस टू 1/c2, x2 माइनस x3 किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ i2 माइनस i3 डॉट dt, b1 चेंज हो जाएगा r1 में सिंगल डिफ्रेंशिएशन ऑफ x2 माइनस x3, तो वो आ जाएगा हमारा i2 माइनस i3। तो हमने बेसिकली क्या करा, सबसे पहले एक फिजिकल सिस्टम की फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाए, इक्वेशंस लिखी। इक्वेशंस लिखने के बाद जब हमारे पास इक्वेशंस आ गई तो उसको ट्रांसलेशनल से हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में कन्वर्ट करा, जो कि हमने यहाँ पे FV एनालॉगस यूज़ करा है। अब हम इसकी मदद से सर्किट बनाएंगे। हमारी इक्वेशंस में मुझे i1, i2 और i3 तीन करंट दिख रहे थे और मेरे पास मास बॉडी भी कितनी थी, 3 थी। तो बेसिकली मेरे पास 3 लूप्स होनी चाहिए, 3 मेश होने चाहिए। सबसे पहले हम ये V कनेक्ट करते हैं, ये V हमने यहाँ पे सोर्स लगा दिया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास एक L1 है, तो एक L1 मैंने यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे di1 बाई dt आ रहा है तो L1 हमारा सीरीज में लगा है। फिर मेरे पास एक कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर जो है वो i1 माइनस i2, यहाँ पर 2 करंट आ रहे हैं i1 माइनस i2,
अब ये तो लॉजिकल है कि मेरे पास 3 मेश है तो उनमें 3 करंट फ्लो कर रहे होंगे, I1 I2 I3। किसी भी डायरेक्शन में आप इसको I1 I2 I3 भी कर सकते थे। अगर यहाँ पर I1 बनाते तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाते। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड में वोल्टेज सोर्स लगाया, तो मैंने यहाँ पे I1 फिर I2 फिर I3 लिखा है। अब पहली इक्वेशन पर चलते हैं। यहाँ पे है L1 इंटू में di1/dt। सिर्फ I1 है, यानी कि सिर्फ मैश वाले में यहाँ पर सिर्फ I1 क्रॉस कर रहा होगा इस इंडक्टर के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने इंडक्टर को सीरीज में बनाया है, जिसका कोफिशिएंट मैंने यहाँ पे इंडक्टेंस L1 लिखा। अब मैं जब सेकेंड इसके पार्ट पर गई इक्वेशन पे 1/C1, तो कैपेसिटर लगाना है, ये तो मुझे क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर करंट इसके थ्रू कितना फ्लो कर रहा है, I1 माइनस I2। तो I1 माइनस I2 कब फ्लो करेगा, जब ये पैरेलल ब्रांच में होगा, जो कि जिस ब्रांच में I1 भी क्रॉस कर रहा है और I2 भी क्रॉस कर रही है। तो इसीलिए मैंने कैपेसिटेंस को पैरेलल में लगाया है। नेक्स्ट अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर 1/C1 इंटीग्रेशन ऑफ I1 माइनस I2 ये हमने लगा दिया है पहले ही। उसके बाद मेरे पास क्या है, एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L2 है और इसमें सिर्फ I2 जा रहा है। तो सिर्फ I2 जा रहा है तो इसको मैं सीरीज ब्रांच में लगाऊंगी। फिर मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसमें I2 और I3 दोनों जा रहा है, यानी मुझे इस तरफ की जो पैरेलल ब्रांच है उसमें लगाना है, क्योंकि इस ब्रांच में I2 और I3 दोनों क्रॉस कर रहे होंगे। फिर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जिसमें फिर से I2 और I3 दोनों करंट जा रहे हैं। तो अगेन मुझे ये भी कहाँ लगानी है, पैरेलल ब्रांच में लगानी है, जिसमें से I2 और I3 दोनों क्रॉस कर रहे हैं। इतना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये 1/C2, तो ये हमारे यही यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगा रखा है, ये रेजिस्टेंस भी हमने लगा रखी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो L3 लगाना है जिसके थ्रू सिर्फ I3 जो है वो फ्लो कर रहा है, तो ये मुझे सीरीज में लगाना है। फिर मेरे पास एक कैपेसिटेंस भी है जिसके थ्रू अगेन सिर्फ I3 फ्लो कर रहा है, तो मुझे एक कैपेसिटेंस मैंने लगा दी जिसके थ्रू सिर्फ I3 फ्लो कर रहा है। तो ये मेरा जो है डायग्राम बन गया। अब इन्हीं सारी चीज़ों को अगर मैं समराइज करके लिख दूँ, तो सबसे पहले कि जितनी मास बॉडी है उतने ही मैश बनेंगे और हर मैश में एक एक करंट लग जाएगा। उसके बाद इंडक्टर उतने ही लगेंगे इन सीरीज, कि आपने ये देखा कि हर एक में इंडक्टर आ रहा है हमारा जब भी हम FV एनालॉगस बना रहे हैं। अब इनिशियल लूप में एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे जो कि जिन दो मास बॉडी के बीच में लगा है वो दो करंट जिस पैरेलल ब्रांच में लग रही है उसमें कैपेसिटर। अब जैसे यहाँ पर दो जो हैं दो के पेयर्स आ रहे थे, यानी कि जिन दो मास बॉडी के बीच में लगा है, यानी कि M2 और M3, राइट। यहाँ पर वहीं से ये दोनों चीज़ें आई हैं, M2 और M3 के बीच में ये चीज़ें लग रही होंगी। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ पर भी दो करंट इंक्लूडेड है तो वहाँ पर हमें पैरेलल ब्रांच में वो चीज़ें लगानी है, वो कैपेसिटर लगाने हैं। अब जो B जिन दो मास बॉडी के बीच में लगा है वो दो करंट जिस पैरेलल ब्रांच में लगे हैं उसमें रेजिस्टर। अब यहाँ पे मैंने B और K क्यों लिखे हैं, तो ये डायरेक्टली आप देख सकते हो। अगर हम डायग्राम में देखें तो जहाँ पर भी स्प्रिंग लगे हुए थे, जिन दो मास बॉडी के बीच में स्प्रिंग लगे हुए थे, तो उन दोनों के बीच में हमें एक एक जो है हमारी कैपेसिटर लगाने होंगे पैरेलल ब्रांच में, ठीक है। और ये इंडक्टर कहाँ से आता है, जो हमारा इंडक्टर कहाँ से आया, जो एक मास बॉडी खुद का ओपोजिंग फोर्स लगाती है, ये वहाँ से आया। इसीलिए ये एक्सक्लूसिवली उसी पर्टिकुलर मास बॉडी के लिए है, उसी पर्टिकुलर यहाँ पर बोले तो करंट के लिए है। फिर डैम्पर जहाँ हमने लगाया था, तो जिन दो मास बॉडी के बीच में डैम्पर लगाए, तो उन दो मास बॉडी के बीच में, यानी उन दो के लूप्स के बीच में हमें क्या लगानी है, रेजिस्टेंस लगानी है, अगेन पैरेलल ब्रांच में, क्योंकि उसके थ्रू दो जो है करंट फ्लो कर रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर हुआ। और इसी तरीके से करके हमारा जो डायग्राम है वो बन जाएगा, यानी कि हमने ट्रांसलेशनल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब जो हमने सिस्टम सॉल्व करा था, इक्वेशंस निकाली थी, उसको सेम को हम FI एनालॉगस में करके देखते हैं। तो ये 3 इक्वेशंस थी हमारी। FI एनालॉगस के लिए कुछ चीज़ें समझनी है कि फ्लक्स जो है वो इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ V डॉट dt, राइट। नेक्स्ट अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो V के इक्वल आ जाएगा, और डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो dV/dt के इक्वल होगा। यहाँ पर F है तो F चेंजेस टू I, M1 चेंजेस टू C1, d स्क्वायर x1/dt स्क्वायर डबल डिफ्रेंशिएशन है, डबल डिफ्रेंशिएशन सिंगल डिफ्रेंशिएशन ऑफ V, तो dV1/dt। K1 चेंजेस टू 1/L1, x1 माइनस x2, यानी कि phi1 माइनस phi2 विच विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 माइनस V2 इंटू dt। इसी तरीके से K1 चेंजेस टू 1/L1, x1 माइनस x2 चेंजेस टू V1 माइनस V2 डॉट dt। M2 changes to C2, d square x2 by dt square changes to dV2 by dt. Next है K2 into x2 minus x3, तो K2 1/L2 and x2 minus x3 V2 minus V3 dot dt plus B1 changes to 1/R1 and differentiation of x2 minus x3 changes to V2 minus V3.
थर्ड इक्वेशन की बात करें तो K2 की जगह आ जाएगा 1/L2 x2 माइनस x3 किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ V2 माइनस V3 प्लस B1 चेंजेस टू 1 में R1, डिफरेंशिएशन ऑफ x2 माइनस x3 है तो ये किसके इक्वल होगा, V2 माइनस V3 के। नेक्स्ट M3 है तो C3, डबल डिफरेंशिएशन है डिस्प्लेसमेंट का यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे x3 था तो V3, K3 है तो 1/L3 एंड x3 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ V3 डॉट dt। अब ये तीन हमारे पास इक्वेशन है और हमें यहाँ पर क्या बनाना है, अपना सर्किट डिजाइन करना है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, अगेन हम क्या करेंगे, हमें जो है क्योंकि यहाँ पे ये FI एनालॉगस है तो सबसे पहले करंट सोर्स लगाना है। करंट सोर्स लगाने के बाद हम यहाँ पे वोल्टेजेस जो हैं यहाँ पे हम नोड्स बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज जो हमारा C1 है उसके थ्रू वोल्टेज कितनी है, V1। तो मैंने एक ये पैरेलल में, यहाँ पर एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स हम पैरेलल में ऐड करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम हम जो है मेश बना रहे थे और जो इंडक्टर थे वो हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे, राइट। क्यों कर रहे थे, क्योंकि वहां पर जो है हमारे करंट, एक सिंगल करंट फ्लो कर रहा है तो सीरीज में, दो करंट फ्लो कर रहे हैं तो पैरेलल ब्रांच में। अब यहाँ पर अगर एक सिंगल वोल्टेज फ्लो जो है वो यहाँ पर दे रखी है जैसे कि d1/dt, तो ये हमारा पैरेलल में जाएगा, क्योंकि बेसिकली हम क्या अज्यूम करते हैं कि हमने जैसे ग्राउंड कर रखा है तो इसके थ्रू वोल्टेज गेन कितना हो रहा है, V1। तो इसीलिए हमने C1 क्या लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया वोल्टेज करंट सोर्स के। नेक्स्ट है 1/L1, लेकिन इसके थ्रू वोल्टेजेस V1 माइनस V2 है, V1 माइनस V2। तो यहाँ पर ये वाला तो मेरा डॉट, ये वाला जो नोड था वो V1 का हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे C1 कनेक्ट कर दिया। अब मैं अगर एक L1 लगा रही हूँ तो यहाँ पर मुझे V2 चाहिए, तो इस वाले नोड को मैंने V2 मार्क कर दिया। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। ये वाला हम बना चुके हैं, ड्रॉ कर चुके हैं, L1 जो कि V1 V2 के बीच में है। फिर एक C2 है जिसमें सिर्फ V2 यानी कि सिर्फ V2 का वोल्टेज गेन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको पैरेलल में लगाया मैंने C2 को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1/L2 जो अगेन V2 माइनस V3 यानी कि दो वोल्टेज नोड्स के बीच में है, तो एक इंडक्टर मैंने L2 लगा दिया V2 और V3 के बीच में। फिर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है R1 जो कि अगेन V2 और V3 के बीच में है, तो यहाँ पर इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दूंगी जो कि V2 V3 के बीच में है। नेक्स्ट हमने ये दोनों कंपोनेंट्स ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। अब C3 इंटू dV3/dt, इसमें सिर्फ वोल्टेज गेन कितने का हो रहा है, V3 का हो रहा है, तो यानी कि ये मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट 1/L3 जिसमें इंटीग्रेशन है सिर्फ V3 का, तो अगेन इसके भी यहाँ पे ये पैरेलल में आ जाएगा और ये हमारा सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगेन हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, M1 X1 डिस्प्लेस हो रहा है एंड X2 जो है M2 X2 डिस्प्लेस हो रहा है। M1 और M2 एक डैम्पर से कनेक्टेड है और M2 वॉल से कनेक्टेड है थ्रू अ स्प्रिंग। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। M1 पे एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स राइट, तो टुवर्ड्स लेफ्ट एक ओपोजिंग फोर्स लगेगा विच इज इक्वल्स टू M1 d2x1/dt²। और ये जो डैम्पर है ये इस पे ओपोजिंग फोर्स लगाएगा विच विल बी इक्वल टू B1 इंटू में dx1 माइनस x2/dt। M2 की बात करें तो ये डैम्पर वाला फोर्स इसके लिए अब राइट साइड में लगेगा विच वॉज इक्वल्स टू B1 इंटू में dx1 माइनस x2/dt। एक ये जो ब्लॉक है खुद के मास के अकॉर्डिंग एक ओपोजिंग फोर्स लगाएगा जो कि किसके इक्वल होगा, M2 इंटू d2x2/dt²। ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो एक स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा जो कि किसके इक्वल है, kx2 के। अब इसके बेसिस पे मैं इक्वेशन लिख सकती हूँ, F इज इक्वल टू B1 dx1 माइनस x2/dt प्लस M1 d2x1/dt²। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, B1 dx1 माइनस x2/dt इज इक्वल टू M2 d2x2/dt² प्लस kx2। अब इसको जब हम FI एनालॉगस में चेंज करेंगे तो F चेंज हो जाएगा I में, M1 चेंज हो जाएगा C1 में, B1 चेंज हो जाएगा 1/R1 में। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x1 है तो वो डिफरेंशिएशन ऑफ V1 आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x1 माइनस x2 है तो V1 माइनस V2। अगेन यहाँ पर B1 जो है वो 1/R1 में चेंज हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x1 माइनस x2 है तो V1 माइनस V2। M2 चेंज हो जाएगा C2 में, डबल डिफरेंशिएशन है डिस्प्लेसमेंट का तो सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ V2। kx2 तो k चेंज हो जाएगा 1/L एंड x2 चेंजेस टू इंटीग्रेशन ऑफ V2.dt। अब हमने इक्वेशंस लिख लिए हैं, अब हमें डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले I है तो मैं एक करंट सोर्स बना दूंगी I। नेक्स्ट C1 जिसमें वोल्टेज गेन कितना होना चाहिए, V1, तो इसीलिए मैंने एक C1 पैरेलल में लगा दिया जिसके अक्रॉस जो नोड बनी उसको मैं क्या नाम दूंगी, V1। देन R1 है जो कि V1 और V2 के बीच में है, तो V1 तो मेरा था ही, यहाँ पे मैंने R बनाया और इसके सेकंड जो एंड है उसको मैंने V2 नाम दे दिया। अब 1/R1 V1 माइनस V2 ये हम बना चुके हैं।
नेक्स्ट है एक कैपेसिटर जो जिसमें वोल्टेज गेन सिर्फ कितना होना है V2, तो इसीलिए मैं अगेन C2 को क्या करूँगी पैरेलल में कनेक्ट करूँगी। फिर मेरे पास एक इंडक्टर है जिसमें अगेन सिर्फ V2 आ रहा है, तो सिर्फ V2 आ रहा है तो ये पैरेलल में लग जाएगा। तो ये हमारा FI एनालॉगस जो है वो बन चुका है। अब यही सेम इक्वेशंस की ये मैंने FI एनालॉगस बनाया था, अगर मैं इसका FV एनालॉगस लिखूंगी तो वो मेरी ये वाली इक्वेशंस आ जाएंगी। V इज इक्वल्स टू L1 di1/dt प्लस R इंटू में I1 माइनस I2। सेकेंड इक्वेशन R I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू L2 di2/dt प्लस 1/C2 इंटीग्रेशन ऑफ I2 डॉट dt। ये आप खुद से बनाकर देखना, मैं पहले ही 1-2 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। अब V है तो ऑब्वियस है कि हमें वोल्टेज सोर्स लगाना है। कितने करंट दिख रहे हैं मुझे I1 और I2, तो मेरे पास 2 मेश बनेंगी। 2 मेश बना ली, एक में करंट है I1, एक में करंट है I2, एक मैंने वोल्टेज सोर्स लगा दिया। अब L1 जो है उसमें सिर्फ I1 करंट फ्लो कर रहा है तो मैंने इसको सीरीज ब्रांच में लगाया। नेक्स्ट R के थ्रू I1 और I2 दोनों फ्लो कर रहे हैं तो ये मैं पैरेलल ब्रांच में लगाऊंगी। फिर हमने रेजिस्टेंस लगा दी है। अब एक इंडक्टर है जो कि जिसमें सिर्फ फ्लो कर रहा है I2, तो अगेन ये सीरीज ब्रांच में लगेगा। फिर एक C2 है जिसमें अगेन सिर्फ I2 फ्लो कर रहा है तो ये हमारा L2 के सीरीज में लग जाएगा और ये हमारा जो सर्किट है वो बन गया। सो यहाँ पर हमारी यूनिट 1 खत्म होती है कंट्रोल सिस्टम की। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।